दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए मैथ पेडागोजी। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पूरी क्लास को बहुत बेहतर रूप में बहुत शांति से देखिएगा। 15 नंबर इसी क्लास से आपके कवर होने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को जो मैं शब्द चूज करके लाया हूं, एक एक शब्द को बेहतर रूप में समझते हुए पूरी क्लास को अच्छे से और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका सब के सब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और एक भी आपका कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पूरी क्लास को बेहतर रूप में देखिएगा। मैथ पेडागोजी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और आपके एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्रिएट कर दूंगा, ताकि आप सीटेट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास से 15 नंबर कवर कर लेंगे। और मेरी बात बहुत ध्यान समझना, देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, यदि आपका थ्योरी वाला पोर्शन क्लियर रहेगा, तो सीटेट एग्जाम में बड़े आराम से जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको टिक कर ले जाएंगे। तो इस क्लास से हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन कवर करेंगे, यानी जहां से एमसीक्यू बनते हैं उनके बेस को हम लोग समझने वाले हैं। तो बच्चे, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास को बेहतर रूप में देखेगा और एक एक पॉइंट समझते हुए अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग गणित के अर्थ को समझते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो गणित का अर्थ ही होता है भैया गणना का विज्ञान। ठीक है, गणित का अर्थ क्या होता है, तो गणना का विज्ञान होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो रीजनिंग, तार्किक इसकी प्रकृति होती है। अगर आप मैथ लगा रहे तो बिना तार्किक के मैथ के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो अगर आपसे पूछ दे भैया मैथ की प्रकृति कैसी है, तो तुरंत आप ऑप्शन टिक करिएगा, गणित की प्रकृति है तार्किक, लॉजिक, रीजनिंग। ठीक है, तो दो पॉइंट आपके यहां पे क्लियर हो गया। गणित का सामान्य अर्थ क्या होता है, गणना का विज्ञान। उसके साथ साथ सर गणित की प्रकृति क्या होती है, तो सर गणित की प्रकृति है तार्किक, लॉजिक, रीजनिंग। ठीक है, इसके माध्यम से हम गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं कहता हूं ना, मैं मतलब ये नहीं कि आपके छोटी सी पॉइंट के लिए मैं तरह तरह की वीडियोज बनाता रहूं, क्लास लेके आता रहूं, नहीं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बेहतर है, मैं वो प्रोवाइड करता हूं द परफेक्ट स्टडी पे। तो बच्चे बिल्कुल एक एक पॉइंट मेरी अच्छे समझिएगा। जो यहां पे आप शब्द देख रहे हैं, ये सीधे आपके एग्जाम में ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो सर तार्किक होती है। गणित का सामान्य अर्थ कैसा होता है, तो भैया गणना का विज्ञान होता है। दो पॉइंट क्लियर हो गया, तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग परिभाषा की तरफ चलते हैं और कुछ एक तरीके से गणितक की परिभाषा लेते हैं और एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलिए यदि अगर अर्थ समझ गए तो एक बार यस करिए, फिर आगे चलते हैं। गणित की प्रकृति तार्किक होती है, गणित का समान अर्थ होता है कि गणना का विज्ञान। ठीक है, आइए, बहुत अच्छी बात है, इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं और कुछ एक तरीके से भैया गणितक इसकी परिभाषा क्या देते हैं। सबसे पहले रोजर बेकन साहब क्या कहते हैं, गणित सभी विज्ञानों की द्वार एवं कुंजी है। यदि आप भैया किसी भी साइंस को पढ़ना चाहते हो, चाहे आप बायो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, तो आपको मैथमेटिक्स आना ही आना चाहिए। तो कोई भी साइंस पढ़ने के लिए आपको भैया गणित इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे द्वार एवं कुंजी कहा जाता है विज्ञानों का। तो रोजर एयर बेकन की डिफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठा लेना। इसके बारे में लॉक साहब क्या कहते हैं, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन में, उसके मस्तिष्क में रीजनिंग करने, तर्क करने की आदत स्थापित की जा सकती है। गणित मन में तर्क की अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार है। यदि बालकों को आप तर्क करना सिखाते हैं तो उन्हें मैथमेटिक्स सिखाइए, उन्हें मैथ सिखाइए। ये कौन कहते हैं, आपके लॉक साहब। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तो गणित क्या है, तो गणित के द्वारा भैया हम बालक के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की हैबिट को स्थापित, स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये लॉक साहब कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, अपने दिल और दिमाग में बैठा के रखिएगा। हॉगबेन साहब इसके बारे में क्या कहते हैं गणित के, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। जो मैथ होती है ये हमारी सभ्यता और हमारे कल्चर का एक दर्पण है, एक आईना है। ठीक है, चलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है गणित के बारे में, गणित के द्वारा हम मापन करना सीख जाते हैं, मात्रा का पता लगाना सीख जाते हैं, और यह परिणाम का विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है गणित द्वारा हम मापन, उसके साथ साथ मात्रा का पता लगा सकते हैं, यह परिणाम का विज्ञान है। ये कहती है आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। और भैया आपकी एक तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 क्या कहती है गणित के बारे में, गणित को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि वह एक वाहन है, वह एक साधन है, वह एक साधन है जिसके माध्यम से या फिर जिस पे चलकर एक बालक सोचना, समझना, तर्क करना सीख जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहती है कि गणित को हमें भैया कोई विषय वस्तु न देखकर एक वाहन के रूप में देखा जाए, एक साधन के रूप में देखा जाए, जिसके द्वारा या फिर जिस पे बच्चे चलकर सोचने की क्षमता डेवलपमेंट हो जाए।
समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग क्षमता डेवलपमेंट हो जाए, तर्क करने की क्षमता डेवलपमेंट हो जाए। तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है। तो गणित के द्वारा हम हमारे अंदर सोचने की क्षमता डेवलप हो जाती है, समझने की क्षमता डेवलप हो जाती है, तर्क करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। ये कहती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतनी डिफिनेशन थी तो अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। सबसे पहले रोजर बेकन की डिफिनेशन कि गणित सभी विज्ञानों की द्वार एवं कुंजी है। लॉक साहब क्या कहते हैं, अगर बच्चों के मन में, बच्चों के मस्तिष्क में यदि आप तर्क शक्ति डेवलप करना चाहते हैं तो भैया उन्हें गणित पढ़ाइए, उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाइए, ठीक है। हॉगवेन साहब क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसी के बारे में कहती है कि गणित के द्वारा ही मापन, मात्रा और भैया परिणाम का विज्ञान के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की 1986 क्या कहती है कि गणित को एक साधन के रूप में, एक वाहन के रूप में देखा जाना चाहिए, जिस पर चलकर या फिर जिसके माध्यम से चलकर बालक सोचने की, समझने की, तर्क करने की क्षमता डेवलप हो जाती, कहती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, चलिए अब इतना डिफिनेशन याद कर लिए, सबके दिमाग में डिफिनेशन बैठ जानी चाहिए। अब आपके सीटेट एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनता है, अब आपके बच्चे सीटेट एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनता है, मैं उन पॉइंटों को कवर करने जा रहा हूं, तो बिल्कुल एक्टिव हो जाओ और एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए और 15 नंबर यहीं से कवर करिए। ठीक है, अभी लास्ट में मैं आपको कुछ सीटेट का की पॉइंट बताऊंगा कि पेडागोजी में अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन सही होने लगेंगे, मैं अभी लास्ट में वो भी बताने वाला हूं। तो पहले इतना समझिए कि आखिर गणित है क्या। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया भैया गणित क्या है, तो जितनी भी ऊपर अभी आप परिभाषाएं पढ़े ना, इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि गणित क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो आइए समझते हैं, गणित संख्याओं, स्थानों, मापन आदि का अध्ययन है। अगर आपके ऑप्शन में दिख जाए कि गणित क्या है, गणित संख्याओं, स्थान और मापन आदि का अध्ययन है, तो टिक करिएगा इसे। यानी गणित के द्वारा हम संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्थानों के बारे में जानकारी। कहोगे सर स्थान के बारे में कैसे जानकारी, जैसे देखिए मान लीजिए आपका घर 0 किलोमीटर है, ठीक है, और एक बोर्ड पे आप देख ले कि 11 किलोमीटर, तो आपको पता चल गया ना कि हमारा घर यहां से 11 किलोमीटर है। तो गणित के माध्यम से हम स्थानों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, संख्याओं का ज्ञान होता है, हम मापन कर सकते हैं। तो इन सबका अध्ययन हम किसके माध्यम से करते हैं, तो गणित, मैथमेटिक्स के माध्यम से करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर है कि गणित क्या है, तो गणित के माध्यम से हम संख्याओं, स्थान और मापन आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट समझिए, गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। जो चीजें आपको न भी दिखे, जैसे मैं कह दूं कि बच्चे ये बताओ 5 और 5 कितना होता है, आपके सामने मैं कुछ भी ना लिखूं, तुरंत कह दोगे सर 10 होता है। तो यानी अमूर्त कॉन्सेप्ट को समझने में भी सहायता करती है। आपके मैथमेटिक्स आपके दिमाग में होना चाहिए, गणित के माध्यम से अमूर्त कॉन्सेप्ट को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, इधर इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम हुआ है पर मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो गणित के माध्यम से इतना आप लोग जानते रहिएगा कि गणित के माध्यम से अमूर्त कॉन्सेप्ट को भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और गणित के माध्यम से हम संख्याओं, स्थान और मापन का अध्ययन भी करते हैं। तो दो ऑप्शन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि गणित के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं। आइए आगे समझते हैं। देखिए गणित के ज्ञान एक तरीके से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। जो गणित के ज्ञान से कोई भी वस्तु स्थिति होती है उसके बारे में हमें क्लियरिटी आती है, स्पष्टता आती है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि ये बताओ ये एक आम है और एक ये आम है, तो ये कितने होते हैं, तो आप नहीं ना कहोगे सर ये 3 होते हैं, आप कहोगे सर ये 2 होते हैं। तो यानी किसी भी चीज के बारे में क्लियरिटी आती मैथमेटिक्स के माध्यम से। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। संख्याओं का निष्कर्ष, एक तरीके संख्याओं का निष्कर्ष निकालने भी मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करती है। गणित के ज्ञान को सरलतम से भुलाया नहीं जा सकता। जैसे मैं अभी ऊपर एग्जांपल मान लीजिए, मान लीजिए मैं कह दूं एक, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, चलिए ये मान लीजिए एक पेन है और मान लीजिए ये एक और पेन है। तो बच्चे ये बताओ एक और एक पेन कितनी होती, तुरंत कह दोगे सर 2 होती है। और मैं तुरंत कह दूं कि बाबू ये देखो एक टॉफी है, एक टॉफी है बच्चे, और देखो एक टॉफी ये है, बताओ एक और एक टॉफी कितनी होगी, तुरंत आप कहोगे 2। तो गणित का एक ज्ञान अगर सीख लिए हैं तो वो भुलाएगा नहीं, वो हमेशा आपको काम आता ही आता रहेगा। तो अगर आपको पूछ दिया जाए भैया गणित क्या है, तो गणित संख्याओं, स्थान और मापन इत्यादि का अध्ययन है। गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। गणित का ज्ञान जो होता है एक तरीके से वस्तु स्थिति को स्पष्ट करता है। गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में हमारी हेल्प करता है।
गणित के ज्ञान को हम सरलता से यानी एक तरीके से आसानी से भुला नहीं सकते। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इतनी पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गणित की प्रकृति को यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को। उसके पहले यदि इतना समझ गए तो एक बार यस करिए कि हाँ सर हम समझ गए कि गणित आखिर होती क्या है। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन सब पॉइंटों से हम अपने क्वेश्चन को बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार यस करिए आप सभी कि हाँ सर हम समझ गए गणित क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आगे समझते हैं अगले पॉइंट को कि गणित की प्रकृति क्या होती है यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। तो सबसे पहले गणित के माध्यम से भैया संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन एवं मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गणित के ही सहायता से हम स्थानों के बारे में जानकारी लेते हैं, दिशा के बारे में जानकारी लेते हैं, मापन और मापतौल के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह मैथमेटिक्स के माध्यम से ही मुमकिन है। ठीक है, आइए आगे समझिए। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ यानी सच्चाई की शाखा है। अगर विज्ञान में क्रमबद्धता है तो किसके माध्यम से? मैथमेटिक्स के माध्यम से। ये मैथमेटिक्स का नेचर है, वो संगठित है, ऑर्गेनाइज है, किसके माध्यम से? मैथमेटिक्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए गणित विज्ञान की अमूर्त रूप है। विज्ञान का अमूर्त रूप जो है वो मैथमेटिक्स की ही है। जो साइंस के हम पोर्शन को नहीं भी देख पाते वो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये विज्ञान का अमूर्त रूप भी है मैथमेटिक्स। इतना इसके बारे में बच्चे जानते रहिएगा। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। अभी मैंने ऊपर बताया कि गणित होती ही है तार्किक, तो गणित जो होती है तार्किक विचारों का विज्ञान है। इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। गणित आगमनात्मक और एक तरीके से प्रायोगिक विज्ञान है जिसे हम भैया प्रयोग करके ही प्रूफ करते हैं। ठीक है, जिसको हम उदाहरण के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो ये गणित को इतना बारे में जानते रहिएगा। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी जिससे हम कुछ सीखते हैं, जिससे हम कुछ जानते हैं। तो गणित के ज्ञान का आधार ही हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है बच्चे। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। गणित के जो नियम होते हैं, जो रूल होते हैं, इनके जो सिद्धांत सूत्र सभी स्थानों पर एक समान ही होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर की जा सकती है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 2 और 2 4 भारत में होता है तो भैया आप अगर चले जाए मान लीजिए पाकिस्तान तो 2 और 2 4 वहां भी होगा। अफगानिस्तान चले जाइए 2 और 2 4 वहां भी होगा। तो गणित के जो नियम होते किसी भी स्थिति में बदलते नहीं हैं, उनके सिद्धांत है वो बदलते नहीं, हमेशा एक समान ही रहते हैं। ये भी गणित के नेचर ही है। ठीक है, आइए गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में भी होता है। जैसे भौतिक विज्ञान के कई ऐसे कैलकुलेशन है जिसमें हम गणित का उपयोग करते हैं। रसायन विज्ञान है, उसमें भी हम लोग कोई भी एक तरीके से केमिकल वगैरह का रिएक्शन कराना रहता है तो हम गणित का उपयोग ही करते हैं। जीव विज्ञान में भी एक तरीके से हम गणित का प्रयोग ही करते हैं। तो गणित के ज्ञान का उपयोग जो होता है हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में भी करते हैं। तो ये भी ऑप्शन को अपने दिमाग में जानते रहिएगा। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। यानी बच्चों में भैया आगमन विधि का डेवलपमेंट हो जाता है, निगमन विधि का डेवलपमेंट भी होता है गणित के माध्यम से। बच्चे किसी भी नियम का सामान्यीकरण कर सकते हैं, ये गणित के माध्यम से ही मुमकिन है। और गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। अगर मान लीजिए आप ही देखते होंगे, अगर आप मैथ के 2 क्वेश्चन लगातार लगा लिए गए तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने का मन करेगा। आप अगर एक क्वेश्चन नहीं लगा पाए तो मैथमेटिक्स के मन आपका टूट जाता है। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, आत्मनिर्भरता भी आती है। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। अब हम लोग गणित के उद्देश्य को समझेंगे। अगर आप मैथ के नेचर को समझ गए तो एक बार यस करिए कि हाँ सर हम मैथमेटिक्स के नेचर को समझ गए हैं कि मैथमेटिक्स की सहायता से ही हमें संख्याओं का ज्ञान होता है, स्थान का ज्ञान होता है, दिशाओं के बारे में हम अच्छी जानकारी, गुणवत्तापूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का नेचर होता है। और गणित के माध्यम से ही विज्ञान में जो क्रमबद्धता होती है वो आती है। गणित के माध्यम से विज्ञान का जो अमूर्त रूप है उसे हम समझ पाते हैं। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। इतना इसके बारे में जान गए तो एक बार यस करिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग समझेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य। एक तरीके से आपका जो एनसीएफ है 2005 वो क्या कहता है कि गणित जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, यानी मैथमेटिक्स टीचिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। तो बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, बच्चों को जो भी विचार भैया वो रीजनिंग कर पाए, तर्क कर पाए, ये मैथमेटिक्स पढ़ाने का उद्देश्य फर्स्ट है।
आपका एनसीएफ कहता है कि बच्चों को अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो उनके विचारों का गणितीकरण हो जाना चाहिए। गणितीकरण करने का मतलब है वो तर्क करने लगे, ठीक है, वो अमूर्त चिंतन करने लगे। बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। ये भी एक तरीके से भैया गणित शिक्षण के उद्देश्य है कि बच्चे मैथमेटिक्स से उबे ना, बल्कि उन्हें आनंद से सीखें। ये भी इसका मैथमेटिक्स का उद्देश्य है। गणित तकनीकी का कहां और कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। यह भी इसका उद्देश्य है एनसीएफ के द्वारा। गणित को बच्चे के जीवन में जो उपयोग हो पाए उसका अंश बनाना चाहिए। बच्चों को रुचिपूर्ण समस्या बनाने, उसको हल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे की जो भी समस्याएं बच्चे खुद उसको सॉल्व कर पाए मैथमेटिक्स के माध्यम से, ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए मैथ को पढ़ाते समय। तो इतना इस पॉइंट को जानते रहिएगा। बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना, ये भी इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। मैथमेटिक्स का उद्देश्य ही होता है बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, तार्किक चिंतन विकसित करना। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति को समझाना, यह भी गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो अगर आपके इतने में से देखिए यही से आपके एमसीक्यू बनते हैं, इसी सब पॉइंटों से, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और हमेशा सीटेट का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो पॉजिटिव अप्रोच रखिए ही रखिए। तो गणित का उद्देश्य क्या होना चाहिए, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों की जो भी सोच विचार थिंकिंग है उसमें रीजनिंग को स्थापित करना, गणितीकरण करना उसका। बच्चों को ऐसा सिखाइए ताकि वो मैथमेटिक्स में आनंद ले सके, प्रेम से सीख पाए उसको। गणित तकनीकी कहां और कब कैसे प्रयोग किया जाए बच्चे ये भी सीख पाए, ये भी इसका उद्देश्य होना चाहिए। और गणित को ऐसे पढ़ाओ ताकि बच्चे अपने जीवन में उसका प्रयोग कर पाए। किसी दुकान पे जाए तो वो अगर पैसा ज्यादा मिल गया तो उनको एक तरीके से उनकी गिनती भी कर पाए, तो जीवन में उनका उपयोग भी कर पाए वो। ठीक है, चलो इतना समझते रहिएगा। बच्चों को रुचिपूर्ण समस्या बनाने और उनको हल प्रस्तुत करने के लिए भी प्रेरित करना, ताकि वो जो भी समस्याएं मैथमेटिक्स उसे सॉल्व कर पाए। बच्चों में तार्किक चिंतन को विकसित करना, यह भी मैथमेटिक्स का एक तरीके से भैया उद्देश्य होता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग समझेंगे कि एनसीएफ तो हमारी कहती गणित शिक्षण के उद्देश्य बता दिए, लेकिन एनसीएफ कहती कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्लास 1 से लेके 5 तक गणित के क्या उद्देश्य होने चाहिए प्राथमिक स्तर पर। तो इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। आप कहोगे सर मूर्त से अमूर्त समझाइए, जैसे पहले ये बता दो कि 2 और 2 ऐसे लिख के दो बच्चों को कि बच्चे कितना होता है, बच्चे कहेंगे सर 4। फिर उनको मन में कहो कि बच्चे 2 और 2 कितना होता है, तो बच्चे कह देंगे 4। तो पहले अमूर्त चीजों को सिखाओ दिखा के, और बाद में उसे कल्पना करवाओ। तो प्राथमिक स्तर यही कहता है एनसीएफ प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य में कि बच्चों को मूर्त से अमूर्त की तरफ ले चलो। ठीक है, चलिए अब देखिए इस स्तर पर बच्चे खाली पात्र नहीं होते, वो गिनती के बारे में थोड़ा बहुत जानते होते। क्लास 1 के बालक थोड़ा बहुत वो एक तरीके से पहाड़ा वगैरह टेबल वगैरह जान रहे होते हैं, तो उनको उस हिसाब से सिखाइए। ठीक है, तो इस हिसाब से जानते रहेगा कि आपका एनसीएफ कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे खाली पात्र नहीं होते, वे अंकों को साधारण संक्रिया एक तरीके जानते रहते हैं। उनको प्यास भैया आगे की चीजों को सिखाइए, ये आपका कहता है एनसीएफ। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। सीमित राशियों और छोटे अंकों द्वारा बच्चों को तार्किक कौशल विकसित करना, छोटी छोटी राशियां दो, ऐसा नहीं कि अब उनको मल्टीप्लाई करने के लिए दीजिए कि 1 2 5 6 8 9 में बच्चे मल्टीप्लाई कर दो 8 8 7 5 6 का, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। हमेशा सीमित राशियों को दो, जैसे दे दिए 11 में बच्चे 12 का मल्टीप्लाई कर दो, इस हिसाब से दो, ताकि बच्चे छोटी छोटी चीजों से आगे सीख पाए। ये प्राथमिक स्तर पे सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ छात्रों में गणितीय संरचना की क्षमता को विकसित करना, यानी बालक के अंदर मैथमेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनकी एक तरीके से क्षमता को विकसित कर दीजिए, ताकि बालक आगे की मैथमेटिक्स को सीखने के लिए तैयार हो जाएं जूनियर लेवल पर। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा कि गणितीय संचरण के बारे में भी बालक जान पाए। यह भी प्राइमरी स्तर का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों में संकल्पात्मक आधार को बढ़ावा देना, बच्चे एक तरीके से भैया संगठित रूप में कल्पना कर पाए, शाब्दिक समस्याओं को हल कर पाए, जोड़ घटाना गुणा भाग कर पाए,
ये भी प्राइमरी स्तर का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है तो एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। संक्रियाओं को प्रसंग अनुसार परिचय और भाषा का प्रतीकात्मक संकेतों का विकास करना। जो भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करा रहे हैं उसमें शब्दों का भी प्रयोग करिए, संक्रियाओं के बालक जान पाए, गुणा भाग जोड़ घटाना बच्चे समझ पाए। यह भी प्राइमरी स्तर का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भिन्नों की संक्रिया पर कम जोर देना चाहिए ताकि बच्चों में भय उत्पन्न ना हो। आप बच्चों को ऐसा कोई एक भिन्न मत दीजिए कि भैया इस तरीके कोई भिन्न मत दे दीजिए ताकि बालक कंफ्यूज हो जाए प्राइमरी स्तर पर। उनको आसान से आसान चीजें सिखाइए, मूर्त से अमूर्त की ओर चलिए ताकि बालक आसानी से सीख पाए। एक तरीके संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना चाहिए। पहले बच्चों को संख्या बोध कराइए कि बच्चे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। फिर संख्या पैटर्न पे चलिए, बच्चे ये 11 है, ये 12 है, ये 30 है। तो संख्या पैटर्न पे जाने से पहले संख्या बोध कराइए, संख्याओं के मध्य संबंध दिखाइए उनको। ठीक है, तो इतना ये सब करिए प्राइमरी स्तर पर। ये आपके कहती है एनसीएफ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी की पॉइंट है सबको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एनसीएफ 2000 प्राइमरी स्तर पर क्या कहता है गणित को सिखाने के लिए, तो मूर्त से अमूर्त चलने के लिए। और बच्चे प्राइमरी स्तर पर खाली पात्र नहीं होते, यानी एक खाली कागज के समान नहीं होते, कुछ न कुछ मैथमेटिक्स के बारे में जानते होते हैं। तो पूर्व ज्ञान से जोड़कर उन्हें आगे का ज्ञान दीजिए। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ सीमित राशियों और छोटे अंकों का प्रयोग करना चाहिए, और उसके साथ बालक के अंदर गणितीय शब्दों का भी, क्षमता का भी विकास करिए ताकि बालक आगे आगे मैथमेटिक्स सीखने के लिए एक तरीके से तैयार हो पाए। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। भिन्नों की संक्रिया पर जोर कम देना चाहिए। एक तरीके से भैया आप क्या करिए, बालक के अंदर छोटी छोटी भिन्न को दीजिए। जैसे आप कह दीजिए बालक ये बताओ ये कितने हो गए, तो बालक तुरंत कहेगा सर 1 हो गया। तो इस हिसाब से बालक को सिखाइए, कोई एक तरीके से मिश्र भिन्न वगैरह का प्रयोग ना करिए। ये कहती आपके मैथमेटिक्स, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। बालक को एनसीएफ कहती है आपकी प्राइमरी स्तर पर कि बालक को सबसे पहले संख्या बोध कराइए, फिर आपको संख्या पैटर्न की ओर बढ़ाइए। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अब थोड़ा सा हम गणित पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं कि गणित पाठ्यक्रम आखिर होता क्या, इसके उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए और कैसे गणित पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। आपके एग्जाम में हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पूरी क्लास को यहाँ से समझिएगा और एक एक पॉइंट अच्छे से देखते हुए आगे बढ़िए। देखिए सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारे साथ बीएड में जुड़े होंगे उनको मैं ये पाठ्यक्रम सब तो पूरा अच्छे से पढ़ाया नॉलेज एंड करिकुलम में, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए कि देखिए पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो क्यूरेर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। अच्छा, दौड़ का मैदान इसे हम लोग क्यों कहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर दौड़कर शिक्षार्थी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यानी बालक देखो ये एक रास्ता है, इस पे आप चलते हो, इसी रास्ता को आप क्या कह दो, तो इसी रास्ता को आप पाठ्यक्रम कह दो। इसी पे चल के बालक अपनी अंतिम मंजिल पे पहुंचता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पाठ्यक्रम को दौड़ का मैदान। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया पाठ्यक्रम किस शब्द से, एक तरीके से किस शब्द से लिया गया है, तो क्यूरेर से, यानी करिकुलम किस शब्द से लिया गया है, क्यूरेर से, और इसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। ठीक है, इसका अर्थ होता है सर दौड़ का मैदान। आइए अब देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार एक तरीके थोड़ा समझ लीजिए कि पाठ्यक्रम क्या होता है। तो विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है। जो करिकुलम है वो विद्यालय का संपूर्ण जीवन, आप विद्यालय में जो भी एक्टिविटीज करते हो, जो भी क्रियाकलाप करते हो, सब भैया वो करिकुलम के अंतर्गत ही रहता है, जो छात्र के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है। सभी के सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होता है, तो भैया पाठ्यक्रम वो होता है कि विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही क्या है, पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, जो छात्रों के सभी पक्षों को, सभी डोमेन को प्रभावित करता है और उसके संतुलित व्यक्तित्व को विकास करने में भी सहायता देता है करिकुलम। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम के महत्व को समझ लीजिए। तो पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होती है। अब शिक्षा के अगर कोई ना कोई उद्देश्य है तो उद्देश्य किसके माध्यम से पूरा होंगे, तो करिकुलम के माध्यम से। तो इसका इंपॉर्टेंस है करिकुलम का। पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री का निर्धारण करता है कि आपको क्लास में कब, क्या और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, जितना इसके बारे में जानते रहिएगा। पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों को प्रयोग का एक साधन है। हमें शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग करनी है यह हमारा पाठ्यक्रम ही हमें बताता है। पाठ्यक्रम सीखने के अनुभव को नियोजित, क्रमबद्ध और श्रेणीबद्ध रखने का तरीका है।
बालक को कैसे हम क्रमबद्ध तरीके सिखा पाए, ये किसके माध्यम से सुनिश्चित होता है, तो करिकुलम के माध्यम से ही। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा गणित पाठ्यक्रम के मैथ करिकुलम के बारे में जानते हैं। प्राथमिक स्तर पर क्या होने चाहिए, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, बालक स्वयं के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो मैथ का करिकुलम है, मैथ का पाठ्यक्रम है, वो बालक के स्वयं के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बालक के स्वयं के अनुभव पर आधारित होना चाहिए करिकुलम, ये प्राथमिक स्तर पर। आइए सेकंड पॉइंट समझिए, बालक की जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है वो बालक की जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी को शांत कर पाए। कि बालक अगर पूछ रहा है कि सर 2 और 2 4 ही क्यों होता है, तो आप तुरंत उसको बताइए, देखिए बाबू, एक हो गया आम और एक और है आम, बताओ ये कितने आम है, तो बालक कहेगा सर 2, इसीलिए 2 और 2 2, इसीलिए देखो मान लीजिए यहाँ पे एक कह लो, एक और एक सर 2 2 क्यों होता है, तो तुरंत बताइए सर एक आम और एक आम 2 होता है, इसलिए बाबू एक और एक 2 होता है। उसको प्रूफ करिए, उसकी जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को शांत करिए। ठीक है, आइए इस स्तर पर पाठ्यक्रम संख्याओं, साधारण, जोड़, गुणा, घटा, गुणा, एक तरीके से भाग, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न, दशमलव, क्षेत्रफल, काम और समय, साधारण, ब्याज आधारित होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल, प्राथमिक स्तर पर। लाभ हानि तो बिल्कुल नाम मात्र होना चाहिए, ताकि बालक को गणित बोझ ना लगे। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। पाठ्यक्रम विभिन्न आकृतियों, त्रिभुज और चतुर्भुज आदि के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। बालक को बताओ कि 3 आकृतियों से घिरा हुआ त्रिभुज है, 4 आकृतियों से घिरा हुआ भैया ये एक तरीके चतुर्भुज है, सर ये वृत्त है। बच्चों को बताइए ये कि मम्मी जो रोटी जैसा बनाती है वो वृत्त है बाबू। इतना इस बालक को बात बताइए, छोटे छोटे बालकों को। तो पाठ्यक्रम जो होता है प्राइमरी लेवल पे, वो भैया उनको त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में ज्ञान दीजिए। ठीक है, चलिए इस स्तर पर मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ना चाहिए। ये ऊपर मैंने बता ही चुका हूं कि जो प्राइमरी स्तर पर हमें एक तरीके से करिकुलम होना चाहिए वो मूर्त से अमूर्त की तरफ, कि बालक आसानी से सीख पाए। परीक्षा में सफलता हेतु अतिरिक्त समय व उपयुक्त साधन प्रदान करना चाहिए। आप मैथमेटिक्स का आप ले रहे हैं मान लीजिए एग्जाम, तो ऐसा नहीं कि बालक को फेल करने के मुद्दे से लीजिए, नहीं, उनकी सहायता भी करिए एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करिए ताकि बालक ज्यादा से ज्यादा अंक स्कोर करे और मैथ में उनका रुचि बढ़े, उनको प्रोत्साहन दीजिए। ये कहता है भैया आपका एक तरीके से प्राइमरी लेवल पे इतना इसके गणित का करिकुलम, इतना जानते रहिएगा। आयु एवं अधिगम स्तर के अनुरूप सुगम पाठ्यक्रम एवं सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास 1 से 5 के लिए आप समुच्चय पढ़ाने लगे, नहीं, आप क्लास 1 से 5 के लिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग ही पढ़ाइए। मूल से यानी सरलतम से कठिनतम की ओर चलिए, शिक्षण सूत्र का प्रयोग करिए। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। सूचना एवं संचार तकनीकी वीडियो अथवा प्रारूपों का प्रयोग करिए, बालकों को दिखाइए वीडियो के माध्यम से कोई क्वेश्चन वगैरह, डिजिटल का भी प्रयोग करिए। ये प्राइमरी स्तर पर आपका होना चाहिए सब पॉइंट है। उम्मीद करते हैं ये सब पॉइंटें आपके दिमाग में भैया बैठ गई होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि गणित के पाठ्यक्रम प्राइमरी स्तर पर क्या होने चाहिए और कैसे, ये सब आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, चलिए और अभी लास्ट में मैं आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा, पूरा निष्कर्ष क्या मेरा स्ट्रेटजी है, मैं आपको कैसे वो पॉइंट बताने वाला हूं, वो पॉइंट आप लोग सुन लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए गणित शिक्षण की समस्याएं, यानी जब आप गणित शिक्षण पढ़ाने जाते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आती हैं, गणित अध्यापन करने समय कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो भैया उन पॉइंटों को आइए एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, गणित की संचयी प्रकृति के कारण गणितीय प्रकरण समझने में कठिनाई होती है। जैसे अगर किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई है तो उसे प्रतिशत में भी कठिनाई होगी। इतना इसके बारे में आप सभी जानते रहिएगा। अगर मान लीजिए कोई बालक है भैया, वो अगर दशमलव की चीजों को सही सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो प्रतिशत की चीजों को भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो गणित में एक संचयी प्रकृति है, एक दूसरे सब चीज जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, जैसे संचयी प्रकृति का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए आप बायो पढ़ रहे हैं, बायो में आप सेल एक टॉपिक पढ़ रही है, अगर सेल आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट समझ में आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि सेल नहीं समझ में आया तो प्लांट भी समझ में ना आए। लेकिन अगर मैथ में यदि आप एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो अगले कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक संचयी प्रकृति है जो बालकों को समझने में कठिनाई करती है। तो ये इसकी एक समस्या है, ये आपकी कहती है एनसीएफ, बच्चे इसको जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद
गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है, जिसके कारण बच्चों में निरस्ता और घबराहट होने लगती है और बच्चों की एक तरीके जो मनोस्थिति है वो भैया विकृत का महसूस करने लगते हैं, मनोस्थिति बिगड़ने लगती है मैथमेटिक्स के प्रति। इतने इतने शब्द होते हैं, तो ये भी इसकी एक समस्या है, तुम जानती रहिएगा। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ सामाजिक भेदभाव के कारण लड़कियों की गणित की दृष्टि से एक तरीके से अयोग्य माना जाता है। पूर्वाग्रह है ये कि लड़कियां जो है मैथमेटिक्स नहीं सीख सकती, ये भी गणित शिक्षण की एक समस्या ही है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को समझ लीजिए। गणित में उपयोग की गई भाषा रोजमर्रा की भाषा से अलग होती है। आप सभी जानते हैं गणित में जो भी हम भाषा का उपयोग करते हैं डेली के भाषा से वो भिन्न होती है। ये भी इसकी एक समस्या है, यानी डेली लाइफ में इसको जोड़ के सीखा जाए। ठीक है, डेली लाइफ में इसे जोड़ के सीखा जाए मैथमेटिक्स को। ये इसकी कुछ समस्याएं हैं, इनको अपने दिमाग में बना के रखिएगा। सीखने संबंधी एक विकृतियां होती है मैथमेटिक्स से, जिसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, और ये संख्या या गणितीय संबंधी विकार होता है। मैं हमेशा कहता हूं एक होता है विकार और एक होती है बीमारी। बीमारी और विकार में अंतर होता है। जो विकार होता है ये अस्थायी होता है, इसको हम नष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो बीमारी होती है इसके लिए दवा वगैरह का प्रयोग होता है, लेकिन विकार को हम सही शिक्षण विधियों द्वारा इसे नष्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चे संख्या को सही से नहीं जान पाते हैं उम्र के बाद भी और गणितीय संबंधी समस्याएं आती हैं, तो समझिए उन्हें डिसकैलकुलिया जैसी विकृतियां हैं, विकार हैं, ये जानते रहिएगा। ठीक, आइए अब देखिए गणित शिक्षण की समस्या समाधान हेतु एनसीएफ 2005 कौन कौन सिफारिशें करता है। अभी आप ऊपर एलसीएफ के द्वारा जो समस्याएं पढ़े, अब उस समस्याओं को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और यहीं से बनता है क्वेश्चन एग्जाम में। आइए देखिए, स्कूली गणित में ज्यादा जोर तथ्यात्मक ज्ञान, प्रकृत्यात्मक व्यवहार, संकलात्मक समझ पर दिए जाने की जरूरत है, ताकि अनुभव और पूर्व ज्ञान के जरिए नए ज्ञान का निर्माण हो पाए। बालकों को कॉन्सेप्ट समझाइए, बालक की जो कल्पना शक्ति उसको बढ़ाइए, बालक के जो पूर्व ज्ञान है उनसे जोड़कर पढ़ाइए, तब जाके आप मैथमेटिक्स की समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। समस्या समाधान गतिविधियों आदि से अधिगम वातावरण का निर्माण करना, ताकि बच्चे की सहभागिता बढ़े और सफलता का भाव पैदा हो। जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करिए। यही से क्वेश्चन बन जाता है, क्या मैथमेटिक्स में बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए? यस, बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में बना के रखिएगा। ठीक है, बच्चों में तर्कों का मूल्यांकन करना, निराधार कल्पनाओं का बनाना, उनकी जांच करना आदि को विकसित करना चाहिए। स्कूली गणित को बच्चे के सामाजिक वातावरण के निकट एक तरीके से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो भी आपकी स्कूली गणित है, बच्चे डेली के लाइफ में जो भी मार्केट वगैरह में चीजों का प्रयोग कर रहे हैं उनसे जोड़ के पढ़ाइए, तब जाके गणित शिक्षण को और प्रभावी बना सकते हैं। जो लोग औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं होते, वे मानसिक गणित की कई गतिविधियों का उपयोग करते हैं, जिनमें लोक दशमलव प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली का बच्चों में भी प्रयोग करिए। कैसे एक अनपढ़ लोग जो होते हैं वो गणित का प्रयोग कर लेते हैं डेली लाइफ में, वो बच्चों को बताइए, बच्चों को दिखाइए, समझाइए उनको। गणित की पाठ्य पुस्तक जो होती है वो विविधतापूर्ण विषय वस्तु प्रदान करने वाली होनी चाहिए। जो उसकी एक तरीके से भैया क्वालिटी है, वो सभी बच्चों के पृष्ठभूमि को कवर करे, विविध विषय वस्तुओं के बारे में बच्चों को जानकारी दे। ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए गणित की, तब जाके गणितीय शिक्षण की समस्या समाप्त होगी। ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, गिनतारा, ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग पर बल देना चाहिए। जो ज्योमेट्री बॉक्स, ड्रेम बॉक्स होता था ना प्राइमरी में हम लोग लेके जाते थे, उसमें चांद गोला प्रकार सब आता था 10 रुपए में, वो बच्चों को ले जाइए, बताइए बच्चे ये क्या होता है, ताकि बच्चों की रुचियां बढ़े। ग्राफ पेपर पे बच्चों को ग्राफ बनवाइए। इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का प्रयोग मैथमेटिक्स में होना चाहिए। अगर सीटेट में एग्जाम में पूछ दे कि क्या ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, गिनतारा, ज्यामिति बॉक्स का प्रयोग होना चाहिए, यस बिल्कुल होना चाहिए, ताकि बालक की रुचियां बढ़े। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का। अब मेरी की पॉइंट समझ लीजिए बच्चे। उसके पहले आप में से अभी तक जो भी स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं बट अभी तक 9005587371 पे संपर्क करके नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स नहीं लिए भैया, सीटेट का कंप्लीट नोट्स ले लीजिए। 199 में बिल्कुल नॉर्मल सी फीस है, और बेहतर आपको जैसे बीएड में नोट्स था वैसे इसका भी नोट्स है, लेके बिल्कुल अच्छे से नोट्स पढ़िए। अब मेरी की पॉइंट समझ लीजिए। देखिए एक क्लास में रेडी कर रहा हूं कई दिनों से, वो है सिर्फ और सिर्फ
पेडागॉजी की, यानी पेडागॉजी की सिर्फ क्लास है। और उस पेडागॉजी की क्लास से हम लोग हिंदी, हम लोग मैथ, हम लोग ईवीएस, हम लोग संस्कृत, हम लोग इंग्लिश, हम लोग हिंदी, हम लोग सीडीपी, सीडीपी तो अपने आप में ही पेडागॉजी है। लेकिन जितनी भी ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, सबकी पेडागॉजी एक क्लास में मैं कवर कराने वाला हूं। और भैया एक तरीके से 40 से 45 क्वेश्चन उसी क्लास से फंसेंगे ही फंसेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा सतत मूल्यांकन, शिक्षण विधियां, आकलन, कैरिकुलम क्या होता है, हर एक चीज उसमें बताने वाला हूं। जल्दी वो क्लास आएगी तो उस क्लास को देखना बेहतर रूप में। सभी एक तरीके सीटेट एग्जाम की जो पेडागॉजी होता है 75 नंबर का, भैया एक तरीके से सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो उस क्लास को देखेगा और आपको अगर मैथमेटिक्स में या फिर ईवीएस में या फिर हिंदी की पेडागॉजी, शिक्षण शास्त्र को सॉल्व करने में, विषय वस्तु अध्यापन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्लास को देखिएगा। जल्दी क्लास मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल तैयार हो चुकी क्लास। और जैसी क्लास तैयार हो जाती फिर मैं आपके सामने लेके आता हूं और बेहतर रूप में उस क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, वही मैं आपको बताने वाला हूं। और उसी क्लास से आप 40 से 45 क्वेश्चन टिक कर लेंगे। बेहतर रूप में क्लास होगी तो भैया बिल्कुल बिलीव के साथ पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए क्लास को। और यदि अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और बेहतर रूप में पढ़ाई करते रहिए। और द परफेक्ट स्टडी के यदि आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो हिमांशु यादव ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम से। बेहतर रूप में पढ़ाई करते रहिए, अपने दोस्त यार तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि एक अध्यापक और एक माता पिता के जो उम्मीद होते हैं उनके स्टूडेंट ही होते हैं, उनके बेटे ही होते हैं, बेटियां ही होती हैं। तो आपसे ये उम्मीद है कि अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, बेहतर कंटेंट को लोगों तक पहुंचाएंगे। और द परफेक्ट स्टडी से जैसे प्यार कर रहे हैं बिल्कुल प्यार करते रहिए। बेहतर रूप में अपने भैया लाइफ को बिल्कुल बेहतर बनाइए। और मैं फिर आपसे कहता हूं, जैसे मैं अपने बीएड के स्टूडेंटों से कहता था कि आप जीवन में जहां भी रहिए, अपने से जो भी बड़े हैं उनको सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार जरूर दीजिए। और भैया आप अपना व्यक्तित्व ऐसा डेवलप करिए, जितनी भी बहन बेटियां दोस्त यार हैं, अपना व्यक्तित्व ऐसा डेवलप करिए कि चाहे आपके साथ कोई महिला हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई पुरुष हो, सब आपके साथ सेफ महसूस करें। तो ऐसे अपने व्यक्तित्व का डेवलप करिए, तभी एक अच्छे टीचर, एक अच्छे पुरुष, एक अच्छे महिला कहलाएंगे आप। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम क्लास को ऑफ करते हैं। 15 नंबर की क्लास थी, एक बार बच्चे क्लास को और देखिएगा बेहतर रूप में समझने के लिए, तब जाके आप अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी क्लास को समझोगे, बेहतर क्लास है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।